पॉइंट इसको क्यों नहीं भेजेंगे, ये बाबू साहब का है बैठल रहेगा, कहेंगे कि चलो अब तुम जाओ, तो इसको अगर इधर भेजेंगे तो ये 0 के नीचे आएगा तो 0 हो जाएगा। अब एक एक करके सॉल्व कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्व करके इस चैनल में वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। अगर पीछे की वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप पीछे की वीडियो को जाके देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें कि इसका भी पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका भी वीडियो इस चैनल में डाल दिया गया है। तो आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन को, जो आपके बोर्ड में लिखा हुआ है। तो गाइस सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाला सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए क्वेश्चन मैं पहले बोर्ड में लिख दिया हूं ताकि आपको समझाने में मुझे इजी हो। जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, जो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो उसके बाद कह रहा है कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करनी है। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना है। कह रहा है क्वेश्चन में दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक जिसको गुणा करते हैं तो आपका आ जाता है 306। तो कह रहा है कि वो क्रमांक संख्या में से दोनों संख्या को निकालिए जिसको गुणा करने पर आपका 306 आ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे सॉल्यूशन, आप लिख लेंगे हल। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक को हम लोग x मान लेते हैं। तो एक मतलब फिर से आपको समझा देता हूं, यहाँ पे क्रमांगत वर्ड यूज हुआ है। क्रमांगत का मतलब होता है 1 के बाद 2, यानी अगर 1 बोलते हैं तो कहेंगे कि 1 के बाद कितना आता है 2, तो 1 और 2 एक दूसरे के क्रमांगत हुआ। उसी तरह से अगर हम लोग पहली क्रमांगत संख्या को अगर x मानते हैं, ऐसा आप मान लीजिए कि अगर आप पहली संख्या को क्रमांगत में 10 मानते हैं यानी 10 मानते हैं, तो दूसरे को क्या मानेंगे आप 10 + 1 बराबर 11। तो उसी तरह से हम लोग दूसरी जो धनात्मक पूर्णांक होगी उसको मान लेंगे हम लोग। यहाँ पे वही लिख लेते हैं, एवं दूसरी क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक। तो पहला को हम लोग x माने हैं, तो दूसरा आपका हो जाएगा x + 1। तो चलिए ये जो दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक का था उसको तो मैं मान चुका हूं। अब आपको क्वेश्चन में रिपीट दोबारा से जाना है, जिसमें आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख देता हूं। इसमें आपको कह रहा है कि दोनों को जब गुणा करते हैं यानी उसका गुणनफल हो जाता है आपका 306। मतलब क्या है कि आप पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो कैसा दूसरी संख्या क्रमांगत, दोनों ही संख्या को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में उसका जो वैल्यू आती है वो आ जाती है आपका 306। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो x इंटू x इज इक्वल टू x स्क्वायर, और उसके बाद x + 1 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे आपका हो जाता है 306। अब ये 306 को बराबर के दूसरे साइड लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x, और ये इधर आएगा तो -306 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण बन गया है, जो कि सबसे पहले आपको बनानी थी। अब यहां से हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, जो कि पहले वीडियो में आपको बता दिया गया है कि द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए फिर भी थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं। यहाँ पे x स्क्वायर की जो गुणांक होगी कुछ नहीं नजर आ रहा है, तो हम लोग इसको 1 बोलेंगे। तो x स्क्वायर की गुणांक को हम लोग a से लिखते हैं, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और जो x है बिना पावर वाला उसके गुणांक को b बोलेंगे, और b इज इक्वल टू भी 1 होगा क्योंकि कुछ डिग्री नहीं है। तो उसके बाद जो आपका अचर नंबर होगा यानी बिना x y वाला, इसको हम लोग c बोलते हैं, तो c इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 306। अब रूल में बताया था कि a इंटू सी कीजिए, यानी a को c से मल्टीप्लाई कीजिए। तो a से c को यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 306 मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 306। अब इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कीजिए और इसको ले आइए b के इक्वल, जो b बराबर आपका यहाँ पे है 1।
तो अब यहाँ पे जो दो संख्या लाएंगे इसमें से एक को दूसरे में घटाइए या जोड़िए, उसमें आपका 1 आना चाहिए, यानी b के इक्वल आना चाहिए। तो इसका तरीका ये है कि आपका जो a इंटू सी मिला है, इस दोनों को अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, यानी प्राइम फैक्टर कीजिए। सबसे पहले इसको हम लोग 2 से देंगे तो ये कटेगा आपका 2 एकम 2, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। फिर अगर इसको हम लोग देंगे 2 से तो कटने वाली नहीं है, लेकिन हम लोग इसको देने वाले हैं 9 से। तो अगर 9 से इसको देते हैं हम लोग तो ये आ जाएगा आपका 9 एकम 9, 9 सत्ते 63। चलिए आपका ये कंप्लीट कट के आ चुका है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 18 लिखते हैं और उसके बाद इधर आप 7 17 लिख दीजिए। अब 18 में 17 को जब आप घटाते हैं, ये प्लस वाले को हटा दीजिए। अगर 18 में 17 को घटाते हैं आपको b के बराबर आ जाता है, मतलब यही जो है आपको करना है। जब ये आप कर लेते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे अरेंज कर देंगे। देखिए हम लोग एक जगह पे कोई चेंजिंग करने वाले नहीं है, इतना जो मेहनत करें हम लोग b के चलते हैं। तो चलिए b वाले की जगह पे हम लोग उसको अरेंज करेंगे, जैसा कि यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर ही रहने देंगे। यहाँ पे c वाला लिख लेंगे हम लोग, c के जगह पे आपका 306 बराबर में 0। अब यहाँ जो आपका b वाला जो प्लेस छोड़े हुए हैं, तो b को इस हिसाब से अरेंज कीजिए। मतलब क्या है, आपको 18x लिखना है और उसके बाद माइनस 17x लिखना है, और आपके बीच में जो है यहाँ पे माइनस का निशान था तो आप माइनस दे दीजिए। ये हो गया आपका परफेक्ट अरेंजमेंट। अब उसके बाद आप 2 का पेयरिंग बना लीजिए, 2 का जोड़ा बना लीजिए। जोड़ा बनाने के बाद अब आपका जो है अगला स्टेप होता है कि दोनों में देखिए कॉमन आप क्या निकाल सकते हैं। तो इसमें से जो है सबसे पहले आप कॉमन के रूप में x निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में आपका x है। तो चलिए यहाँ पे मैं x निकाल लेता हूँ, तो आपका यहाँ बच जाएगी x निकालने के बाद इसमें कंप्लीट x बचेगा और बच जाएगा आपका 18। अब इसका बारी है, इसमें भी सेम टू सेम करने वाले हैं। तो देखिए एक चीज आपको कॉमन लेने का तरीका मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका। आप क्या कीजिए, पहला वाला जो कॉमन लिए हैं उसी चीज को आप दूसरा में लिख दीजिए, ये ब्रैकेट वाला। मैं करने वाला हूँ x प्लस 18। जैसे इसको लिखते हैं बराबर दे दीजिए। अब पहला वाले को देखिए, इससे कंपैरिजन कीजिए कि 17x लाना है आपको, किससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसका साइन भी आपका माइनस होना चाहिए। तो चलिए अगर -17 से ही मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 17 गुना x बराबर 17x, लेकिन माइनस भी है तो माइनस आ गया, फिर माइनस गुना प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो चलिए यहाँ तक तो आपका सॉल्व हो चुका है। अब ये दोनों को ब्रैकेट वाला को अगर आप चेक करेंगे तो दोनों आपका सेम टू सेम है। तो ऐसा कीजिए, ये दोनों को एक साइड में ले आके आ जाइए, तो ये हो जाएगा x प्लस 18। ये दोनों कॉमन आ गया और इधर बच जाता है आपका x और इधर बचता है आपका 17, और ये बराबर में हो जाती है 0। अब इसमें से आपको करनी क्या है कि अगर एक बार आप ये वाले को उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ बट्टे में आ जाएगा, यानी 0 हो जाएगी, सिर्फ बचेगा ये आपका। तो आप दूसरा मतलब फिर ऐसा कीजिए, इसको ही उधर लेके जाइए तो आपका बच जाएगा ये। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल में ऐसा कर लेते हैं, 18 प्लस x प्लस 18 बराबर 0, और दूसरा हो जाएगा आपका ये वाला x माइनस 17 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पे अगर इसको उधर लेके जाते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 18 हो जाती है, और इसको लेके जाते हैं तो x इज इक्वल टू ये 17 हो जाती है। अब ये आप खुद बताइए कि अब जब गिनती करते हैं तो पूर्णांक में यहाँ सिंपल में ये समझिएगा कि यहाँ पे कह रहा है आपका क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। x का मान आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि 18, ये आप बोल सकते हैं। क्योंकि x बराबर नहीं हो सकती है 18, तो इसलिए हम लोग x का मान कितना बोलेंगे यहाँ पे 17। तो चलिए आप यहाँ पे चेक कीजिए, ऊपर में आप यहाँ माने हुए भी है, माना पहली धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ क्रमांगत वर्ड यूज करना था, छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिएगा। तो पहली जो धनात्मक पूर्णांक है उसको हम लोग x माने हैं, तो x बराबर आपका 17 निकला। अब इसको क्या कीजिए, x का मान दूसरी धनात्मक पूर्णांक के जगह पे रख दीजिए। तो मैं इसको मिटाऊंगा, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इसको अब मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आपका पहली क्रमांकगत धनात्मक पूर्णांक। इसको आप पहले मान चुके हैं x, जो आपका निकला है कितना यहाँ पे 17। तो यहाँ लिख देंगे 17,
एवं हम लोग कर सकते हैं एवं दूसरी क्या आपका, तो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक। तो ये है, अब माना हुआ है आपका यहाँ पे x प्लस 1, यानी x की जगह पे 17 और उसके बाद प्लस 1, इसको अगर ऐड करेंगे तो आपका निकलेगा 18। इस तरह से आपका पहली जो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक था वो 17 निकला, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक जो था वो क्रमांगत में वो 18 निकला, जो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 306 निकलेगा। इस तरह से हम लोग पहला वाला जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर को। तो चलिए इसको फटाफट आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, फिर दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में लिखी हुई है इसको एक बार तो पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ किससे 26 वर्ष बड़ी होगी, तो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात 360 होगी, अभी नहीं होगी, आने वाला जो दिन होगा उस वक्त 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यहाँ पे बोल भी रहा है कि रोहन की कौन सी आयु निकालनी है आपको, तो वर्तमान आयु। तो अब यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख लेंगे, यानी हल लिखेंगे, उसके बाद मान लेंगे किसकी वर्तमान आयु, तो रोहन की वर्तमान आयु। फिर मैं आपको समझाता हूँ करना क्या है। यहाँ पे मान लेना है आपको, सबसे पहले माना रोहन की वर्तमान आयु इस इक्वल टू, ऐसा मान लीजिए कि उसकी जो वर्तमान आयु है ना वो x है, क्योंकि आप कंफर्म है नहीं, कुछ भी मानना पड़ेगा आपको। तो चलिए अब ऐसा कर लेते हैं, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपकी जो है आयु अभी जो है 10 वर्ष है और आपकी मम्मी आपसे 26 वर्ष बड़ी है, तो आप अपने मम्मी की आयु क्या समझेंगे, तो आप अपने आयु में 26 जोड़ देंगे तो आपकी मम्मी की आयु आ जाएगी। जैसे कि अगर आपको पता है आपकी आयु 10 वर्ष है तो मम्मी की आयु आपकी हो जाएगी 26 वर्ष। उसी तरह से आप यहाँ पे भी रोहन की जो माँ है वो खुद कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे एवं माँ की आयु। तो किसकी माँ की आयु समझा जाएगा, तो रोहन की माँ की कौन सी आयु समझा जाएगा, तो वर्तमान, वही लिख लेते हैं वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु उसका हो जाएगा रोहन की वर्तमान आयु से 26 वर्ष बड़ी, यानी 26 वर्ष जोड़ेंगे रोहन की वर्तमान आयु में तो उसकी मम्मी की वर्तमान आयु निकल जाएगी। तो अब उसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे एक चीज और बोला है 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु ना 3 वर्ष पश्चात मान लेते हैं, आपका अभी 10 साल है तो 3 वर्ष बाद में आपका कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3, तो 10 3 13 हो जाएगी। तो वही हम लोग कर लेते हैं 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। अब लिखते हैं यहाँ पे रोहन की आयु, रोहन की आयु। तो कब रोहन की आयु, तो 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, वर्तमान में था उसका x, यानी मान लेते हैं वर्तमान में आपका था 10, उसी तरह से 10 को मान लिए हम लोग x, तो 3 वर्ष बाद 10 प्लस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3। तो सॉरी यहाँ पे हम लोग को लिखना है 3। चलिए अब आ जाते हैं, रोहन की आयु तो आ गई, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की मम्मी की भी आयु पता करनी है। तो क्या बोलेंगे, माँ की आयु। तो माँ की आयु कब, तो 3 वर्ष पश्चात। तो वर्तमान में कितनी है माँ की आयु, तो x प्लस 26। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्या, वर्तमान आयु यानी x प्लस 26, लेकिन 3 वर्ष बाद तो प्लस 3 और 1। अब दोनों को अगर जोड़ देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 29। ये हो जाएगी रोहन की मम्मी की 3 वर्ष पश्चात की आयु। अब चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, उसमें एक चीज और बोला गया है कि ये जो है जब दोनों को गुना करते हैं, यानी अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, रिपीट करते हैं क्वेश्चन को दोबारा। तो क्वेश्चन को जब दोबारा रिपीट कीजिएगा तो यहाँ हो जाता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, ये हो गया। कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, लेकिन उसकी आयु का गुणनफल, किसकी आयु का, तो रोहन की आयु का और उसकी मम्मी की आयु का। तो कब, तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाती है, तो
60 हो जाती है, 360 हो जाती है। तो क्या 60 होती है? दोनों का आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद। तो हम लोग बोलेंगे x प्लस 3, यानी रोहन का 3 वर्ष पश्चात का आयु गुना उसकी मम्मी का 3 वर्ष पश्चात के आयु का गुना। तो चलिए x प्लस 29, ये है उसकी मम्मी की आयु। जब कहा कि दोनों को गुना किए तो गुणनफल कितना आना चाहिए आपका? 360। अब ये आपको सॉल्व कर लेना है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी आपका प्लस 29x, फिर आप सेम कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगी आपका 3x, और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हो जाएगी आपका 9 तिया 27, और उसके बाद 3 दूनी 6 और 2 8। फिर एक मरतबा पढ़ लेते हैं, 9 तिया 27 का 7 बचा 2 और 3 दूना 6 और 2 8। ये हो गया आपका मल्टीप्लाई, और इसके बाद यहाँ पे आपका 360 है। तो अब देखिए हम लोग सबसे पहले जो जुड़ने वाला है वो सभी को जोड़ लेते हैं, और इसको भी बराबर के सेकेंड साइड लेके आ जाते हैं। इस तरह से देख लीजिए एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे देखिए 29x प्लस 3x जो जुड़ेगा तो ये हो जाएगी आपका 32x। 29x प्लस 3x बराबर 32x। उसके बाद प्लस में ये आपका बचेगा 87, और ये इधर आएगी बराबर के सेकेंड साइड तो हो जाएगा 360, बराबर में इधर बच जाएगी 0। अब देखिए ये आपका प्लस में और ये आपके माइनस में है, तो इसको इसमें घटाएंगे। रीजन ये है कि ये वाला जो है आपका वैल्यू में अधिक है, तो चलिए इसको भी घटा के लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और उसके बाद प्लस नहीं आएगी, यहाँ पे माइनस आएगी क्योंकि बड़ी है, छोटी में बड़ी घटेगी तो आपका हो जाएगा। देखिए 0 में 7 तो घटने वाली है नहीं, तो एक पैंचा लेंगे, ये होगी 10, 10 में 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। अब उसके बाद यहाँ पे बचा 5, 5 में 8 जाएगा नहीं, लेकिन 15 बना देंगे तो 15 में अगर 8 को घटाएंगे तो बचेगा 7, यानी 7। अब यहाँ पे बचा 2, तो इधर बचा हुआ है आपका x 0। अब आपको यहाँ पे द्विघात समीकरण के रूप में ये कन्वर्ट हो चुका है। तो चलिए द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैसे सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट हम लोग अब यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको इसके साथ, और जो मिलेगा उसको 2 भाग में डिवाइड करके इसके बराबर लाना है हम लोग को। तो चलिए यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ आप कह सकते हैं a इज इक्वल टू 1 होगा, और b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 32, और c इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 273। अब जब दोनों को a इंटू सी करेंगे आप, a इंटू सी, ये हो जाएगा आपका 273 क्योंकि 1 को अगर 273 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसको 2 भाग में डिवाइड करना है पहले के तरह। तो चलिए करके देखते हैं। 273 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो ये सबसे पहले आपका 7 से जाएगा। तो चलिए 7 से अगर देते हैं तो 7 तिया 21, और उसके बाद 7 9 63। अब ये फिर से 7 से जाएगा 7 7 49। अब इसको इस हिसाब से मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है ताकि ये आपका दोनों डिजिट घटने के बाद b के बराबर आ जाए, जो आपका है यहाँ पे 32 दिया हुआ है। तो कर लेते हैं हम लोग 7 7 49। अगर हम लोग 49 में 7 को अगर घटाते हैं तो आपका 32 आ जाता है। तो चलिए हम लोग को b तो मिल गया है, तो हम लोग इसी हिसाब से इसको फिर से अरेंज करेंगे, यानी पहला वाले को आप कुछ नहीं किए हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो रह जाएगी। अब यहाँ आ जाएगा आपका 32 को अभी रहने देते हैं, लेकिन या फिर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। 32 को आप किस हिसाब से अरेंज किए हैं तो 29 माइनस 7, तो उसी हिसाब से लिख भी लेंगे हम लोग 29x माइनस 7x, और ये आपका c के जगह पे जो था वो एज इट इज रह जाएगी। ये हो गया आपका जो मेन पार्ट है डिवाइड करने वाला, वो वाला कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपके लिए इजी हो जाएगा इसमें वर्तमान आयु निकालना, यानी x का वैल्यू निकालना। तो हम इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहीं पे हम पेयर बना लेते हैं, एक पेयर ये होगा और दूसरा पेयर ये। तो देखिए फर्स्ट पेयर में आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो कहेंगे कि इसमें x है और इसमें भी x है,
तो इसमें पहला वाला में से अगर आप x निकालते हैं तो आपका x निकालने के बाद बच जाता है इसमें आपका एगो x, और यहाँ पे बच जाता है आपका प्लस में 49। और उसके बाद सेकेंड वाला में हम लोग क्या बोले थे कि इसी को सेम टू सेम लिख देना है, तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग x और प्लस में 49। अब बोले कि ये कॉमन लिए हैं तो कितना बाहर निकाले हैं ताकि ये बचा है, तो आप क्या कीजिए इसको लाने का, इससे जो है आप ये वाला डिजिट लाने का कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे आपका x है और यहाँ लेकिन आपका 7x है लेकिन माइनस में है, तो सबसे पहले आप माइनस निशान लीजिए, फिर 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 7 गुना x बराबर 7x, और उसके बाद ये 7 गुना 49 बराबर 273 माइनस गुना प्लस बराबर माइनस आ गया सेम टू सेम, और इधर आपके बराबर में 0 है। तो चलिए अब आगे फिर हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये और ये आपका सेम टू सेम दिख रहा है, तो इसीलिए ये दोनों आपका कॉमन आ जाएगा, तो ये हुआ गया आपका ऐसा। अब ये वाला देखिए आपका बच गया है x माइनस 7 और ये इज इक्वल टू 0। फिर सेम टू सेम करेंगे, एक मरतबा इसको सोचेंगे कि इधर चले गया और दूसरा मरतबा इसको सोचेंगे कि इधर गया। बताइए अगर आपका ये वाला रहने देते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं तो ये आपका 0 हो जाएगा। बोल सकते हैं x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। या हम लोग इसी को क्यों इधर भेजेंगे, ये भी है पॉइंट, इसको क्यों नहीं भेजेंगे, ये बाबू साहब का है बैठल रहेगा, कहेंगे कि चलो अब तुम जाओ, तो इसको अगर इधर भेजेंगे तो ये 0 के नीचे आएगा तो 0 हो जाएगा। अब एक एक करके सॉल्व कर लीजिए। x बराबर हम लोग बोलेंगे 49 और इधर x बराबर हो जाएगा आपका 7। हम लोग क्या बोलेंगे, ये देखिए यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस। हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एज कभी भी हम लोग अपने आप को ऐसे एक्सप्लेनेशन देते हैं क्या कि मेरा एज माइनस में 2 वर्ष है, माइनस में 50 वर्ष है, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। इसीलिए माइनस में आपका एज बिल्कुल भी नहीं होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं x जो है बराबर नहीं होगा माइनस 49 का, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका 7 का। तो देखिए हम लोग x किसको माने हैं, तो हम लोग x माने हैं रोहन की वर्तमान आयु। तो यही आपको निकालने के लिए बोला जा रहा था कि रोहन का वर्तमान आयु क्या होगा वो निकाल लीजिए। तो हम लोग यहाँ इसको लिख ले सकते हैं अतः बराबर रोहन की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x बराबर कितना वर्ष है, तो 7 वर्ष, एवं माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान नहीं लिखते हैं, समझ लीजिएगा जगह की कमी है मेरे पास, तो यहाँ पे लिख देते हैं एवं माँ की डॉट डॉट आयु बराबर कितना, यानी डॉट डॉट का मतलब समझना है कि माँ की जो है कौन सा आयु, तो वर्तमान आयु क्या माने हैं आप, तो x प्लस 26, तो x के जगह पे आप लाके रख दीजिए 7 को, तो यह हो जाएगा आपका 7 प्लस 26 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 और 6 13, और इधर आपका हो जाएगा 3 यानी 33 वर्ष। इस तरह से हम लोग उसकी मम्मी की आयु भी वर्तमान निकाल चुके हैं और रोहन की भी वर्तमान आयु निकाल चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से रिपीट करके देख लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं अगला जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी इसी वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दिखा सकूं। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका, एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेते हैं, तो रेलगाड़ी की चाल निकालें। यह है आपका क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज 4.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। 2 का कह सकते हैं हम लोग, 2 का जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो यही कह रहा है आपको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो जो चीज दिया हुआ है उस चीज को लिख लेते हैं। सबसे पहले niकालना है हम लोग को रेलगाड़ी की सामान्य चाल। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, माना क्या, रेल गाड़ी की सामान्य चाल। तो सामान्य चाल बराबर यहां पे हो जाएगा आपका x। तो उसके बाद कहा कि ये सामान्य चाल से कितनी दूरी तय करेगी, तो 480 किलोमीटर। तो हम लोग यहां बोलेंगे तय दूरी कितनी हो जाएगी आपका 480 किलोमीटर।
ये आपका दूरी है, चलिए किलोमीटर में ले लेते हैं क्योंकि चाल है ये आपका। तो अब ऐसा बोल लेते हैं कि सामान्य चाल से जब रेलगाड़ी चलती है तो वो सामान्य चाल है आपका x का, कि अगर इस चाल से रेलगाड़ी चलेगी कितना 480 किलोमीटर, तो उस स्थिति में कुछ ना कुछ तो समय लगेगी। तो हम लोग यही बोल लेते हैं कि x जो चाल है, x चाल से 480 किलोमीटर दूरी जो तय करती है, तो वही बोलेंगे तय करने में लगा समय। कुछ ना कुछ समय लगेगा उतना दूरी तय करने में। तो आपको एक चीज पता हो, समय बराबर हो जाती है दूरी बट्टे चाल। तो आपका यहाँ पे दूरी दी हुई है 480 किलोमीटर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 480 बट्टे में चाल आपका क्या है, तो 100 किलोमीटर। तो जब हम लोग दूरी में आप चाल से भागा देंगे तो ये निकल जाएगी समय। तो ये हो गया आपका कौन चीज, समय जो कितना दूरी तय करने में लगा है आपको, तो 480 किलोमीटर। तो किस चाल से, तो 100 चाल से। ये एक समय हो गई। कहा कि जब जो है चाल में कमी हो जाती है कितना, 8 किलोमीटर से। तो हम लोग यही लिखेंगे यदि चाल जो है कितना हो जाए, यदि चाल बराबर इसमें कमी हो जाए, सामान्य चाल में तो 100 पहले था, इसमें 8 किलोमीटर से कमी हो जाती है, तो क्या बोलेंगे 100 माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो उस स्थिति में उसी दूरी को तय करने में वो क्या बोल सकते हैं, लगा समय। तो कितना समय लगेगी, तो फिर हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए फॉर्मूला आपका इस कॉर्नर में लिख देते हैं। समय बराबर हो जाता है आपका, अगर आपको दूरी दिया हुआ है तो हो जाती है दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पे भी हम लोग का दूरी कितना है, उसी दूरी को, कौन सी दूरी को, तो 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे हो जाता है 480 बट्टे में 100 माइनस 8। क्या है कि 100 माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, यानी चाल है आपको 100 माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है आपको 480 किलोमीटर। तो ये आपका समय लगेगा वही 480 किलोमीटर तय करने में। तो लेकिन आपको क्वेश्चन में एक चीज कह रहा है, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर ये इस चाल, इतना चाल से कम हो जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम हो जाए, तो उसी दूरी को तय करने में उसको 3 घंटे अधिक समय लगेगी। मतलब जब आपका चाल कम हो गया तो उस समय में दूरी को तय करने में क्या बोल सकते हैं हम लोग, अधिक समय लगेगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो समय है 480 बट्टे 100 माइनस 8, ये भी समय है। और दूसरा समय सामान्य चाल से चल रही थी, तो ये था आपका 480 बट्टे x, यानी है वाला समय, ये वाला समय। कहा कि दोनों समय बराबर नहीं है। कहा कि बराबर नहीं है तो क्या होगा जी, कहा कि बराबर बिल्कुल नहीं है। अगर बराबर बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। कहा कि बराबर है, तो कब है बराबर, कहा कि जब इसमें 3 घंटे अधिक लग रहा है। कब, तो इसमें 3 घंटा अधिक लगेगा जब चाल में कमी हो जाएगी। तो अधिक समय लग रहा है तो ये समय अधिक होगा, है ये समय कम होगा। तो कितना कम होगा बोलेंगे तो 3 घंटा कम होगा। या तो इधर आप बोल सकते हैं कि 3 घंटा अधिक होगा, या इधर 3 घंटा घटा दीजिए, या इधर क्या कीजिए, आप 3 घंटा को जोड़ दीजिए। अब ये दोनों समय बराबर हो गया। अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। तो सबसे पहले एक स्टेप और कर देते हैं आपको, ये वाला क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका आंसर आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे कि आपका कितना आंसर आ रहा है रेलगाड़ी की सामान्य चाल। इस तरह से हम लोग जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई ही करेंगे, इसको इससे गुना कर देते हैं। आप
एलसीएम वाला आप ऑलरेडी कहानी जानते हैं कैसे होता है। तो चलिए हम लोग एलसीएम लेके कर लेते हैं यहाँ पे, और नीचे में बच जाएगा आपका एक्स, और इसको द्विघात समीकरण में आपको करना है कन्वर्ट, और कन्वर्ट करने के बाद आपको रेलगाड़ी की सामान्य चाल जो माने हैं उसको आपको निकाल के कमेंट करना है। फटाफट आप कमेंट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी जो वीडियो है, मेरे समझाने की जो तरीका है वो आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही है समझ में तो फिर मैं अपना प्रोसेस को चेंज करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।